हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसके एडवेंचर्स। दोस्तों, साल 1940 अभी तक भारत आज़ाद तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुंबई एक बहुत ही खामोश और दिलचस्प शहर था। दूर दूर तक यहाँ पर बड़े क्राइम्स का कोई तस्वुर नहीं था। शायद इसीलिए ही लोग भारत के कोने कोने से इस कभी ना सोने वाले शहर यानी मुंबई देखने के लिए आते। लेकिन आने वाले कुछ सालों में मुंबई का नक्शा ही बदलने वाला था। मुंबई शहर में भारत की आज़ादी से पहले ही मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी थी। इनमें 3 लोग ऐसे थे जिनके हाथों में अगले 40 साल तक मुंबई अंडरवर्ल्ड की परवरिश होने वाली थी। मानो इनके हाथ की लकीरों में मुंबई पर राज करना लिखा था। करीम लाला, वर्दा राजन मुदालियार और हाजी मस्तान। 1940 से 1980 तक मुंबई में इन तीनों के नाम का सिक्का चलता था। इन तीनों के मुंबई में होने से यहाँ पर क्राइम्स तो शुरू हो चुके थे, लेकिन मुंबई कभी खून खराबे की जगह नहीं बना। इन तीनों के कमज़ोर पड़ जाने के बाद एक ऐसा नाम उभरना शुरू हुआ जो मुंबई में बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियंस और पुलिस तक हर जबान पर छा चुका था। वो था क्राइम का दूसरा चेहरा, मुंबई पुलिस हेड कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम कसकर, जिसने मुंबई क्राइम सिंडिकेट को ही पलट कर रख दिया था। 1980 से 1990 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर पहुंच चुका था। मुंबई की आम जनता से लेकर बड़े बिजनेसमैन लोगों तक हर कोई उनकी दादागिरी और बढ़ते क्राइम से परेशान था। लेकिन मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत क्यों हुई? अगर शुरुआत हो भी गई तो इतने लंबे वक्त तक इसको क्यों नहीं रोका गया? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, करीम लाला का असल नाम अब्दुल करीम शेर खान था। वो 1911 में अफगानिस्तान के कुनार नामी एक इलाके में पैदा हुआ। करीम लाला एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली 30 की दहाई में अफगानिस्तान से मुंबई के भिंडी बाजार में शिफ्ट हुई। क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद करीम लाला ने जो पहला इलीगल काम शुरू किया वो था जुए का बिजनेस। लाला ने साउथ मुंबई में ग्रैंड रोड स्टेशन के पास एक घर किराए पर लेकर इसे सोशल क्लब का नाम दिया। इस क्लब की खासियत ये थी कि यहाँ पर जुआड़ियों को उधार भी दिया जाता। आगे जाकर यही क्लब मुंबई का मशहूर क्लब बन गया और यहीं से करीम लाला की ऊंची उड़ान भी शुरू हो गई। और आगे जाकर यही करीम लाला पठान गैंग का लीडर बना। करीम लाला और उसकी फैमिली मुंबई डॉक्स में काम करती थी और उन्हीं को बाद में पठान गैंग का नाम दिया गया। बहुत ही कम वक्त में इस गैंग ने क्राइम की दुनिया में अपना नाम बना लिया। वक्त के साथ साथ लाला के इलीगल कामों में भी इजाफा होने लगा। हशीशन ट्रैफिकिंग, गैर कानूनी शराब, मटका, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वगैरह जैसे क्राइम में करीम लाला का नाम बन चुका था। दोस्तों, हाजी मस्तान, जिसका असल नाम हैदर अली मिर्ज़ा था, उसकी पैदाइश 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुई थी। 8 साल की उम्र में अपने फादर के साथ मुंबई शिफ्ट हुआ। यहाँ आकर कुछ साल तक सुल्तान मिर्ज़ा साइकिल रिपेयरिंग शॉप पर काम करने के बाद बॉम्बे डॉक्स में एक कुली का काम शुरू किया। दोस्तों, बम्बई की जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से अक्सर बम्बई से ही समंदरी सफ़र तय किया जाता और इसी बॉम्बे डॉक्स में हाजी मस्तान काम कर रहा था। सिक्योरिटी इतनी सख्त ना होने का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर मस्तान सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान की स्मगलिंग करके लाखों रुपए कमा रहा था और यहीं से हाजी मस्तान और करीम लाला की मुलाकातें भी हुई। वर्दा राजन मुदालियार की पैदाइश 1 मार्च 1926 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुई। वर्दा के फादर शिपिंग में काम करते थे। वर्दा के फादर अपने इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए अपनी फैमिली के साथ 1945 में मुंबई शिफ्ट हुए। कुछ वक्त गुजरने के बाद वर्दा राजन भी वीटी स्टेशन पर काम करने लगा। वर्दा के क्राइम्स की शुरुआत चोरी और इलीगल शराब की तस्करी से होती है। स्टेशन से चोरी के सामान को वो आसपास के इलाकों में बेच देता, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती। वक्त के साथ उसका नेटवर्क भी बढ़ता गया। अब वर्दा का अगला टारगेट था मुंबई बंदरगाह। यहाँ आने के बाद वर्दा की मुलाकात हाजी मस्तान और करीम लाला से हुई। वर्दा राजन मुदालियार और उसकी गैंग का इन्वॉल्वमेंट हर उस क्राइम में था जिनमें पठान गैंग इन्वॉल्व थी।
मुंबई में अब वो वक्त शुरू हो चुका था जिसमें हर इलीगल बिजनेस और क्राइम के तार इन तीनों में से किसी न किसी के साथ ज़रूर मिलते। मुंबई में इन तीनों के इलीगल बिजनेस चल रहे थे और इसी बिजनेस की वजह से तीनों गैंग्स में झगड़ा होने का रिस्क भी बढ़ने लगा। इसीलिए तीनों ने आपस में मुंबई के इलाकों को बांट लिया। इस वक्त इन तीनों के कनेक्शंस बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक हुआ करते थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब मुंबई में गैंगवार, मर्डर और किडनैपिंग जैसे क्राइम बहुत ही लिमिटेड थे, क्योंकि मुंबई में मौजूद डॉनों के लिए पैसे कमाने के बहुत सारे सोर्सेस मौजूद थे, जिसमें गैम्बलिंग, हफ्ता वसूली, इलीगल शराब और सोने की तस्करी इन डॉन्स की अर्निंग का बहुत ही अहम सोर्स ऑफ इनकम था। ख़ास तौर पर सोने की तस्करी और इलीगल शराब, ये दो ऐसे बिजनेस बन चुके थे जिससे मुंबई डॉन्स लाखों अर्न कर रहे थे। आखिर क्या वजह थी कि मुंबई डॉन्स सोने की तस्करी और इलीगल शराब से इतना पैसा कमा रहे थे? इसकी एक ख़ास वजह ये थी कि आज़ादी से पहले ही गांधी जी शराब के सख्त खिलाफ थे, इसलिए कांग्रेस सरकार ने शराब को इलीगल ठहराया। फिर आगे जाकर 1949 के सीएम मोरारजी देसाई ने इस वक्त के मुंबई स्टेट, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र आते थे, यहाँ पर शराब बैन कर दिया और शराब की खरीदी और उसके बिजनेस को एक जुर्म बना दिया। शराब को इलीगल बनाना और शराब की दुकानों पर पाबंदी लगाना मुंबई अंडरवर्ल्ड के सामने एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी जिससे वो पैसा बना सकते थे, क्योंकि अब गवर्नमेंट की जानिब से शराब तो बैन हो चुकी थी। इसी वजह से ये लोग या तो खुद कच्ची शराब बनाकर बेचते या फिर इलीगल शराब की तस्करी करते। ये बिज़नेस महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ही तेज़ी से फैलने लगा, जिससे उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती। इसीलिए उस वक्त तक ये लोग पैसा कमाने के लिए बड़े क्राइम्स पर डिपेंड नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फॉरेन गुड्स थे जिन पर गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा था, या फिर वो सामान एक लिमिटेड क्वांटिटी में आता था। यही वजह थी कि मुंबई डॉन ऐसी चीज़ों की तस्करी करके अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। इसके अलावा सोने चांदी पर भी बहुत ज़्यादा टैक्स हुआ करता था। इसी वजह से सोने चांदी की ब्लैक मार्केटिंग से भी ये लोग बगैर किसी मेहनत के पैसा कमा लेते। उस वक्त के पुलिस भी इन स्मगलर्स और शराब के व्यापारियों को नहीं रोकती, क्योंकि पुलिस को भी इनसे अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता। शायद इसीलिए पुलिस इन डॉन्स को अभी तक इग्नोर कर रही थी। दोस्तों, मुंबई डॉन्स की इस स्टोरी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आता है जब मुंबई माफिया में दाऊद इब्राहिम कसकर की एंट्री हुई। दाऊद की एंट्री से अब मुंबई में बहुत कुछ बदलने वाला था। दाऊद की पैदाइश महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 26 दिसंबर 1955 में हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि दाऊद के फादर इब्राहिम कसकर मुंबई पुलिस हेड कांस्टेबल थे। इसीलिए दाऊद का बचपन मुंबई के डोंगरी इलाके में गुजरा और यहीं से दाऊद के क्राइम का सफ़र भी शुरू हुआ। डोंगरी में रहते हुए दाऊद ने खुद की एक अलग गैंग बना ली और यही गैंग आगे जाकर डी कंपनी कहलाई। दाऊद चाहता था कि वो तीनों डॉन्स यानी करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्धा राजन से उठकर खुद का एक एम्पायर बना सके, अपने नाम का लोहा मनवा सके। और ये करने के लिए दाऊद के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी करीम लाला की पठान गैंग, हाजी मस्तान और वर्धा राजन मुदालियार। अब दाऊद को इनसे पंगा लेना था, इसीलिए दाऊद ने अपनी 2 लोगों को इलीगल धंधे के लिए हाजी मस्तान के एरिया में डिप्लॉय किया और हाजी मस्तान को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। हाजी मस्तान ने करीम लाला की पठान गैंग के मदद से दाऊद के दोनों आदमियों को मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जब दाऊद को ये बात मालूम हुई तो वो बुरी तरह तिलमिला उठा। दाऊद ने हाजी मस्तान से बदला लेने का प्लान बनाया और इत्तेफाक से 1974 में दाऊद को खबर मिली कि हाजी मस्तान के 5 लाख रुपए को एक टैक्सी के जरिए भेजा जा रहा है। फिर क्या था, दाऊद ने अपने डी कंपनी के मेंबर्स के साथ मिलकर फील्डिंग लगाई और टैक्सी से 5 लाख लेकर फरार हो गया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो पैसे हाजी मस्तान के नहीं बल्कि मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे। लेकिन चोरी तो बहरहाल हो चुकी थी और ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी चोरी थी और यहाँ पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही था। और इत्तेफाक से इस केस को कोई और नहीं बल्कि दाऊद के फादर इब्राहिम कसकर हैंडल कर रहे थे। दाऊद और उसकी गैंग के लोगों को अरेस्ट किया गया
और यहाँ पर दाऊद और पुलिस के बीच एक खुफिया मीटिंग हुई। मीटिंग में ये डील तय की गई कि दाऊद पठान गैंग की सारी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएगा और मुंबई से पठान गैंग का खात्मा करने में पुलिस की मदद करेगा। दाऊद के सामने ये एक बना बनाया प्लान था। दाऊद ने फौरन इसे एक्सेप्ट कर लिया। वो तो यही चाहता था कि किसी तरह पठान गैंग का सफाया हो जाए। इस काम को निपटाने के लिए दाऊद के पास एक बंदा था, वो था इकबाल नातिक। इकबाल नातिक और दाऊद ने मिलकर पुलिस को पठान गैंग की एक्टिविटीज़ और लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यहाँ से पठान गैंग का डाउनफॉल तो शुरू हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर दाऊद पावरफुल बनता जा रहा था और दाऊद के कॉम्पिटिटर्स भी बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के मैदान से उखड़ने लगे थे। 1970 की दहाई में एक एक करके पठान गैंग के लोग या तो पकड़े गए या फिर इनकाउंटर में मारे गए। इसी दौरान हाजी मस्तान को भी सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। करीम लाला और वर्धा राजन मुंबई से फरार हो चुके थे। अब मुंबई में सिर्फ दाऊद का राज था। इलीगल धंधे जो पहले कभी पठान गैंग और दूसरे डॉन्स के हुआ करते थे, अब उसको दाऊद संभालने लग गया था और कुछ ही वक्त में दाऊद की डी कंपनी पठान गैंग से भी आगे निकल चुकी थी। दोस्तों, दाऊद तो मुंबई का इकलौता पावरफुल डॉन था और अपने भाई के खून का बदला लेने के लिए वर्धा राजन के खास आदमी और चेंबूर गैंग का लीडर राजन नायर से कांटेक्ट किया और समद खान के वफादार आमिर ज़ादा का बम्बई सेशन कोर्ट के बाहर खुलेआम कत्ल कर दिया। आलमजेब खान ये वही आदमी था जिसने अपने लोगों के साथ मिलकर दाऊद के खास आदमी इकबाल नातिक का कत्ल किया था। अमीर ज़ादा के मरने के कुछ ही दिनों बाद समद खान के आदमियों ने 21 सितंबर 1983 को राजन नायर को भी बुरी तरह शूट कर दिया। राजन नायर को पठान गैंग के हुक्म पर शूट करने वाले इस आदमी का नाम अब्दुल कुंजू था। राजन नायर का एक राइट हैंड था राजन निकलजे, जिसको छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता था। राजन निकलजे अपने गुरु के मरने पर बदले की आग में जल उठा। अब वो अब्दुल कुंजू की तलाश में था। वक्त गुजरता गया। एक दिन कुंजू मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। तब राजन निकलजे वहां पहुंचकर कुंजू का भी काम तमाम कर दिया और इस तरह राजन निकलजे राजन नायर की गैंग का लीडर बन गया। इस पूरी स्टोरी में पठान गैंग का लीडर और करीम लाला का भतीजा समद खान बहुत ही होशियारी से पठान गैंग को लीड कर रहा था और ये बात दाऊद इब्राहिम कसकर को पसंद नहीं थी, क्योंकि समद खान ही वो बंदा था जिसने इकबाल नातिक और राजन नायर को मरवाया था। मतलब कि दाऊद की अदालत में उसका मरना भी ज़रूरी हो चुका था। अब्दुल कुंजू को मारने वाला राजन निकलजे उर्फ छोटा राजन दाऊद की नज़र में एक परफेक्ट बंदा था जो समद खान का गेम ओवर कर सकता था। फिर क्या, दाऊद ने राजन निकलजे को अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया, जिसको राजन निकलजे ने एक्सेप्ट कर लिया। अब दाऊद ने चाल चली और अपनी गैंग के खास लोग बाबू रेशम, रामा भाई नायक और हाल ही में ज्वाइन होने वाले राजन निकलजे को समद खान को मारने का ऑर्डर दिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 28 साल का पठान गैंग का इकलौता वारिस समद खान साउथ मुंबई में मौजूद एक होटल में होटल लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर आया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर मौत उसका इंतज़ार कर रही है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, फिर उस पर गोलियों की बौछार चालू हो गई। देखते ही देखते 20 गोलियां उसके बदन के आर पार हो चुकी थी। यानी कि दाऊद के दुश्मन पठान गैंग में मनिया सुरवे, अमीर ज़ादा खान और समद खान मारे जा चुके थे। पठान गैंग में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, सईद लाला, आलमजेब खान और अय्यूब लाला। इससे पहले कि दाऊद इनका भी सफाया करता, अय्यूब लाला फरार हो गया और इसी वक्त खबर आती है कि सईद लाला और आलमजेब खान भी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। फिर से मुंबई का इकलौता डॉन सिर्फ दाऊद ही बचा था। लेकिन दाऊद मुंबई से क्यों भागा? दाऊद की अरुण गावली से क्या दुश्मनी थी? क्यों दाऊद ने 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट करवाए? इन सब का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। दिन आया 6 दिसंबर 1992 का, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जिसकी वजह से पूरे देश में खतरनाक दंगे भड़क उठे।
और मुंबई भी इन दंगों की चपेट से बच नहीं पाया। इन दंगों में सबसे ज्यादा नुकसान स्लम एरिया में रहने वाले गरीब मुसलमानों को हुआ। इस इंसिडेंट के ठीक 2 महीने बाद मुंबई में 1-2 नहीं बल्कि 12 बम ब्लास्ट ने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया और इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। दाऊद के मुताबिक उसने मुंबई में मरने वाले मुसलमानों का बदला लिया था। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि कैसे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई, कैसे करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्धा राजन मुदालियार जैसे अंडरवर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियां एक एक करके मैदान से उखड़ चुके थे और तीनों का सफाया करने में सबसे बड़ा हाथ दाऊद इब्राहिम का था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 1940 से 50 के वक्त में जिस अंडरवर्ल्ड ने अंगड़ाई लेनी शुरू की, तब इलीगल गोल्ड और शराब की तस्करी वगैरह से उनकी शुरुआत हुई और उसका मेन मोटिव ये था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसका मोटिव भी बदलने लग गया और हर कोई ये सपना देखने लग गया था कि कैसे मुंबई पर राज किया जाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब मुंबई की गद्दी को हासिल करने के लिए ये माफिया डॉन्स कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे और हाल ही में मुंबई माफिया में एंट्री करने वाला दाऊद इब्राहिम कसकर पुलिस की मदद से दूसरे जाने माने डॉन्स का सफाया कर चुका था। जिस दाऊद को पुलिस वाले हल्के में ले रहे थे, वही दाऊद आज पुलिस के गले की हड्डी बन चुका था और एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद हर किसी की पहुंच से दूर हो चुका था। लेकिन हर चीज़ का एक ना एक दिन एंड ज़रूर होता है और लोगों ने वो दिन भी देखा जब दाऊद को मुंबई से भागना पड़ा। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड के ख़त्म होने के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला ये कि खुद ये डॉन्स मुंबई को कंट्रोल करने के लिए एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, जिसकी वजह से कई माफिया गैंग वॉर्स में मारे गए। दूसरा ये कि इन माफिया में हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर काम किया करते थे, लेकिन कम्युनल राइट्स की वजह से आगे जाकर ये डॉन्स भी रिलीजियस बेसिस पर बढ़ गए। इसके अलावा मुंबई अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल का ये भी रीज़न था कि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम गोल्ड स्मगलिंग और इलीगल शराब की तस्करी से हो जाता था। लेकिन लेट 90s में इंट्रोड्यूस होने वाले LPG रिफॉर्म्स की वजह से स्मगलिंग और शराब के धंधे पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। जो सामान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के जरिए इंडिया आता, आम जनता को उसको बहुत ही ज़्यादा कीमतों में बेचा जाता और बाद में उसी सामान के लीगलाइज होने के बाद गवर्नमेंट उस सामान को काफ़ी कम कीमतों में लोगों तक पहुंचाने लगी। इसी तरह शराब के साथ भी हुआ, यानी अब शराब भी लीगल हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुंबई अंडरवर्ल्ड का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कमज़ोर पड़ने लग गया और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड ग्राउंड लेवल पर और भी ज़्यादा एग्रेशन के साथ काम करने लगी। यानी इस वक्त मुंबई में कोई ऐसा अमीर इंसान ना बचा जिसके पास धमकी भरे कॉल्स ना आए हों। मुंबई में एक्सटॉर्शन, मर्डर, किडनैपिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल पैदा हुआ, जिसकी वजह से एक दिन में 30 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट्स पुलिस स्टेशन में आने लगी। मुंबई अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि खुद इन डॉन्स का था, जो मुंबई माफिया से जुड़े हुए थे। गैंगवार्स और आपसी झगड़ों के चलते अंडरवर्ल्ड से जुड़े दर्जनों लोग मारे गए। 1986 आते आते दाऊद पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका था, क्योंकि गैंगवार्स की वजह से दाऊद को पुलिस का डर था और किसी भी वक्त दाऊद के दरवाजे पर पुलिस की दस्तक हो सकती थी। आने वाले खतरे को महसूस करके दाऊद दुबई चला गया। दुबई पहुंचकर दाऊद हरगिज़ खामोश रहने वाला नहीं था और अब वो दुबई से डी कंपनी को ऑपरेट कर रहा था। इस गैंग को ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करने के लिए दाऊद ने अपने 3 वफादारों को चुना, छोटा राजन, अबू सलेम और छोटा शकील। लेकिन यहाँ से अब कुछ बहुत डिफरेंट होने वाला था, क्योंकि इन दिनों दाऊद की दोस्ती शरद शेट्टी से हो गई। शरद शेट्टी एक दुबई बेस्ड इंडियन था जो अपने इलीगल कामों जैसे कि ड्रग्स और क्रिकेट बेटिंग रॉकेट चलाने की वजह से काफ़ी मशहूर था। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, लेकिन अब शरद शेट्टी दाऊद को उसके पुराने लोगों के खिलाफ भड़काने लगा, जिनमें बाबू रेशम और रामा भाई नायक शामिल थे। दाऊद के दिमाग में अपने लोगों की नफरत डालने वाला शरद शेट्टी अकेला इंसान नहीं था, बल्कि मुंबई में बैठे दाऊद के लोग यानी कि छोटा शकील, अबू सलेम और छोटा राजन भी दाऊद के दिल में बाबू रेशम और रामा भाई नायक के खिलाफ नफरत
नफरत के बीज बो रहे थे और उन्होंने दाऊद को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि जाने अनजाने में बाबू रेशम और रामा भाई नायक दाऊद को धोखा दे रहे हैं। और इसके बाद ही बाबू रेशम, रामा भाई नायक और दूसरी तरफ शरद शेट्टी के दरमियान नफरत और दुश्मनी की आग भड़क उठी। फिर क्या, शरद शेट्टी ने ज़रूरी समझा कि बाबू रेशम को रास्ते से हटा देना चाहिए। इन दिनों बाबू रेशम पुलिस रिमांड में था। रात करीब 4 बजे का वक्त था। सेंट्रल बॉम्बे के जैकोब सर्कल लॉकअप में घुसकर बाबू रेशम का खुलेआम मर्डर कर दिया गया। दूसरी तरफ बाबू रेशम का साथी रामा नायक को खुद दाऊद ने दिलीप बुआ के जरिए मरवा दिया। लेकिन दाऊद ने 2 लोगों को मरवा कर अपने लिए और भी ज़्यादा दुश्मन बना लिए और वो रामा भाई नायक से जुड़े 3 लोग थे। पहला था अशोक जोशी, जो कि रामा भाई नायक के मरने के बाद उसकी गैंग का सक्सेसर बना। दूसरा कोई और नहीं बल्कि रामा भाई नायक का संकी बेटा अमर नायक था। और तीसरा रामा नायक और बाबू रेशम का राइट हैंड यानी कि अरुण गावली था और ये गावली गैंग का लीडर था। रामा भाई नायक के बाद उसकी गैंग बिखरने लग गई। इस गैंग को टूटने से बचाने वाला इंसान अशोक जोशी था, जो अब इस गैंग का लीडर बन चुका था। गद्दी संभालने के बाद अशोक जोशी के सर पर एक ही भूत सवार था कि कैसे रामा नायक के मौत का बदला लिया जाए। अशोक जोशी ने अरुण गावली के साथ मिलकर दाऊद से बदला लेने का प्लान बनाया, क्योंकि अरुण गावली भी तो रामा भाई नायक का खास आदमी था। इन लोगों को जिस मौके का इंतजार था वो मिल गया, यानी कि दाऊद के अकाउंटेंट सतीश राजे को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया। फिर से सेम स्टोरी रिपीट होने वाली थी, यानी कि बदला। दाऊद इस मर्डर पर हरगिज भी चुप रहने वाला नहीं था और दाऊद ने अशोक जोशी से बदला लेने के लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद अशोक जोशी के खास आदमी अनिल परब को चुना। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अनिल परब अपने ही गैंग लीडर को मारने के लिए क्यों तैयार हो गया। इसकी वजह पास्ट में होने वाले एक इंसिडेंट से है। एक दिन अनिल परब ने मोहल्ले की लड़की के साथ छेड़छाड़ की। जब जोशी को इस बात की खबर पहुंची तो जोशी ने उसे सबके सामने बुरी तरह पीट दिया और अनिल परब अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो अंदर ही अंदर अपने मालिक का दुश्मन बन गया और इसी गुस्से का फ़ायदा उठाया दाऊद ने। अनिल ने छोटा राजन के साथ मिलकर जोशी का मर्डर प्लान किया। 4 दिसंबर 1988 को जब जोशी अपने लोगों के साथ पुणे के लिए निकला, अनिल परब ने दाऊद के लोगों के साथ मिलकर जोशी को चलती कार में गोलियों से भून दिया। जोशी के मरने का सबसे ज्यादा गुस्सा अरुण गावली को था, क्योंकि जोशी अरुण गावली का बिजनेस पार्टनर और रामा नायक गैंग का इकलौता वारिस था। उनकी गैंग कमजोर पड़ रही थी और अपनी गैंग की इमेज को बरकरार रखने के लिए गावली को कुछ तो करना था और अरुण गावली ने निशाना बनाया दाऊद के हवाला हैंडलर महेंद्र चौरासिया को। और फिर यहाँ से दोनों के दरमियान एक दूसरे से बदला लेने का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। और अब की बार कोई और नहीं बल्कि अरुण गावली का भाई किशोर गावली दाऊद के गुस्से का निशाना बना। अरुण गावली ने अपने भाई के खून का बदला दाऊद के 2 आदमी राजी मेहंदी और लंबू अमीर को मार कर लिया। दोस्तों, रामा नायक का बेटा अमर नायक एक तेज दिमाग का इंसान था और उस वक्त ये बापट गैंग को चला रहा था। बापट गैंग भी उस वक्त काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। दूसरी तरफ मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक जाना माना शख्स माया डोलास भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि माया डोलास और अमर नायक अगरचे के 2 अलग गैंग से बिलोंग करते थे, फिर भी दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं दूसरी तरफ माया डोलास अरुण गावली का एक खास दोस्त था। ऐसे वक्त में अरुण गावली ने दाऊद जैसे दुश्मन से निपटने के लिए अमर नायक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तब अमर नायक ने दोस्ती के लिए एक शर्त रखी कि माया डोलास को वो उसके हवाले कर दे। फिर जो कुछ हुआ वो चौंका देने वाला था, क्योंकि अरुण गावली ने अमर नायक की ये शर्त मान ली, यानी अपने ही बंदे का सौदा। क्योंकि माया डोलास अभी तक अरुण गावली गैंग का मेंबर था, लेकिन जब उसे इस खुफिया डील के बारे में पता चला कि अरुण गावली ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो अपने आप को गावली गैंग से अलग कर लिया और सीधा जाकर मिला दाऊद के खास दिलीप बुआ से और दाऊद की गैंग का वफादार बन गया। इसी वक्त की बात है जब अरुण गावली गैंग का एक मेंबर दयानंद पुजारी ने दाऊद के ब्रदर इन लॉ इस्माइल पार्कर का मर्डर कर दिया। दोस्तों, आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि इस्माइल पार्कर तो गैंग वॉर्स का हिस्सा नहीं था, तो फिर उसे क्यों मारा।
क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का रिलेटिव था और ये वही इस्माइल पार्कर था जो दाऊद की बहन हसीना पार्कर का हस्बैंड था और यही वजह काफ़ी थी उसको मारने के लिए। अब अरुण गावली से बदला लेने की जिम्मेदारी दाऊद ने अपने खास बंदे छोटा राजन को दे दी, लेकिन बदकिस्मती से छोटा राजन बदला लेने में नाकाम हो गया, जिसकी वजह से दाऊद ने अपने सारे काम छोटा राजन से लेकर छोटा शकील और अबू सलेम को दे दिए और इसी इंसिडेंट के बाद से दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते में भी दरार आनी शुरू हो गई। लेकिन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी को असल झटका 16 नवंबर 1991 को लगा, जब लोखंडवाला में डी कंपनी से जुड़े 7 लोगों को पुलिस ने इनकाउंटर में मार दिया। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 16 नवंबर को एटीएस को एक एनोनिमस कॉल आया और बताया गया कि दिलीप बुआ माया डोलास अपने साथियों के साथ लोखंडवाला की स्वाति बिल्डिंग में मौजूद है। बस फिर क्या था, एसीपी आफ्ताब अहमद खान के अंडर में पुलिस टीम लोकेशन पर पहुंच चुकी थी और स्वाति बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया और कई घंटों तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। आखिरकार एटीएस ने डी कंपनी से जुड़े 7 लोगों का इनकाउंटर कर दिया, जिनमें माया डोलास और दिलीप बुआ भी शामिल थे। दिन आया 6 दिसंबर 1992 का, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इलीगली शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे देश में भयानक दंगे भड़क उठे और मुंबई भी इन दंगों की चपेट से बच नहीं पाया। 1 महीने से ज़्यादा चलने वाले इन दंगों में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे और इन दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान स्लम एरिया में रहने वाले गरीब लोगों का हुआ था, जिनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। और इन दंगों के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक कम्युनल एंगल भी पैदा हो गया। इससे पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड में कभी रिलीजन को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि कई सारे हिंदू मुस्लिम के अंडर और कई सारे मुसलमान हिंदू गैंगस्टर के साथ मिलकर काम किया करते थे। और इन ही दंगों के बाद छोटा राजन ने खुद को डी कंपनी से अलग कर लिया और डी कंपनी से जुड़े लोगों को ढूंढ कर मारने लगा, उन्हें पुलिस के हवाले करने लगा। और छोटा राजन ने ही दाऊद के पार्टनर शरद शेट्टी को अपने पुराने झगड़े के चलते मार दिया। दिन था 12 मार्च 1993 का, जब मुंबई में 1-2 नहीं बल्कि 12 बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हैरान कर दिया। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि मुंबई माफिया से जुड़े लोग भी इस इंसिडेंट की वजह से शॉक में थे। इतने भयानक बम ब्लास्ट मुंबई में पहली बार हुए थे और इन बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम था। और दाऊद इब्राहिम ने इसका रीज़न बतलाया उन राइट्स को जो 1992 में हुए थे, जिसमें कई सारे मुसलमानों को मारा गया था। दाऊद के उसने उन मुसलमान लोगों का बदला लिया था। तो दाऊद इब्राहिम मुंबई के आम लोगों का मसीहा हुआ करता था। इस एक फैसले ने उसको मुंबई का दुश्मन और मुल्क का टेररिस्ट बना दिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस तेज़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कार्रवाई की, कोई उनके सामने टिक नहीं पाया। अगर फिलहाल हम बात करें इन अंडरवर्ल्ड की हस्तियों के बारे में, तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम फरार हैं। अशोक जोशी, रामाभाई नायक, बाबू रेशम, शरद शेट्टी जैसे लोग आपसी गैंगवॉर्स में मारे गए। मानिया सुर्वे, माया डोलास, दिलीप बुआ और अमर नायक जैसे लोग पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। और अबू सलेम, छोटा राजन, अरुण गावली, अनिल परब अभी भी जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। दोस्तों, कई सालों से चल रहे मुंबई अंडरवर्ल्ड को घुटनों पर लाने में इस वक्त के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा किरदार है। और उस वक्त के मुंबई पुलिस को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त के पुलिस ने कई सारे माफियाज का इनकाउंटर किया था। इस स्क्वाड ने अपने वक्त में 500 से ज़्यादा गैंगस्टर को ख़त्म किया और 2005 आने तक मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया हो गया, जिसने कई सालों से मुंबई को जकड़ रखा था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।